हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, गिरता सोना और गहराता डीजल संकट, इन दोनों के क्या असर भारत पे पड़ेंगे, आज मैं इसी विषय पे बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, गिरता सोना जो है, ये टॉपिक मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि मुझे आज 5 मैसेजेस आए। मेरे एनुअल जो मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स ने, ईशान अग्रवाल जी और कई लोग हैं, इन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे और उसमें बिस्टॉक की एक रिपोर्ट भेजी जिसमें बताया गया कि डेथ क्रॉस गोल्ड ने बनाया। अभी डेथ क्रॉस क्या रहता है? डेथ क्रॉस का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म प्राइजेस जो है, यानी 50 डे मूविंग एवरेज जो है प्राइजेस का, वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी में बेरिशनेस आ गया है। ठीक है, तो इसको देख के घबरा के कई सारे मेरे मेंबर्स ने, एनुअल मेंबर्स ने मुझे सुबह से मैसेज भेजा। बिस्टॉक में वो न्यूज चली थी, मैंने भी देखा वो वीडियो 3-4 मिनट का। दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं क्लैरिफिकेशन एक एक को ना देके इस वीडियो के माध्यम से सबको मैं बताऊं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो डेथ क्रॉस है, ये टेक्निकल एनालिसिस है और बड़ी खूबसूरती से उसको 2011 और 1980 के बाद जो गोल्ड के प्राइसेस गिरे थे उससे बिस्टॉक के रिपोर्ट में कनेक्ट कर दिया गया। पर उन्होंने ये बोला भी कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये कहना कि सोने के दाम आगे आने वाले दिनों में गिरेंगे, ये गलत होगा। ये कहा, ये एकदम सही है। परंतु आप ये समझिए, पहली बात तो मुझे क्यों भेजा मेरे एनुअल मेंबर्स ने, क्योंकि मैंने पिछला जो पेड वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मैं सोने पे बुलिश हूं। ठीक है, पर बुलिश होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने 5 जुलाई को वीडियो बनाया और 15 जुलाई को 10% ऊपर चला जाएगा। स्टॉक्स में कई स्टॉक्स के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए आप लोग की आदत लग गई है कि जो मैंने बोला वो तुरंत ऊपर जाना चाहिए 10 दिन 20 दिन के अंदर। ऐसी एक्सपेक्टेशन सबसे पहले तो रखना नहीं। दूसरी चीज, मैं गोल्ड पे क्यों बुलिश हूं, मैंने वो बहुत बड़ा 1 घंटे के वीडियो में मैंने बताया है, समझाया है। और भी कई स्टॉक्स पे और चीजों पे मैं बुलिश हूं जो उस पेड वीडियो में है। बट जो गोल्ड पे बुलिश होने का रीजन है, जो मैं अब फिर बताना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये टेक्निकल एनालिसिस पे आप ज्यादा ध्यान ना दें। शॉर्ट टर्म में जरूर गोल्ड गिर सकता है, क्योंकि उसका रीजन है, टेक्निकल एनालिसिस रीजन नहीं है, फंडामेंटली रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, जैसे जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध के बादल और तीव्र हो रहे हैं, वैसे वैसे महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ रही है। और जब भी महंगाई बढ़ने की आशंका रहती है तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बुल स्टिपनिंग और बुल फ्लैटनिंग, बियर स्टेपनिंग और बियर फ्लैटनिंग, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया और बताया है कि गोल्ड के लिए कौन सा समय बेटर रहता है। अब है ऐसा कि शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, परंतु दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये इंटरेस्ट रेट नीचे ही आएंगे। ठीक है, और नीचे आने का कारण ये है कि वर्ल्ड ओवर इतना ज्यादा डेट है हर कंट्री के ऊपर में। अमेरिका का डेट 38 ट्रिलियन डॉलर के पार चला गया है। जीडीपी इज टू डेट इज टू जीडीपी रेशियो जो है 120 क्रॉस कर गया है। आपका जापान का डेट 250% के आसपास में है, 240% के आसपास में। तो विश्व की जितने भी ये बड़े बड़े देश है, ब्रिटेन का डेट इज टू जीडीपी रेशियो 100% के आसपास में है, फ्रांस का 100% के ऊपर है। तो जितने भी मुल्क हैं, इन सब का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। अब चूंकि इनका डेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ के सेंट्रल बैंक्स की हैसियत जो है वो एक लिमिट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की नहीं है। ये बिस्टॉक वाले आपको नहीं बताएंगे, आपको ये समझना जरूरी है। मैं देखिए बिस्टॉक का मखौल नहीं उड़ाना चाह रहा, बट जो 1980 और 2011 के साथ इन्होंने जोड़ा गोल्ड को, 1980 और 2011 से अभी सिचुएशन कैसे डिफरेंट है। 1980 में अमेरिका के ऊपर में डेट जो था वो 1 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं पहुंचा था, 800 बिलियन डॉलर का डेट था उसका, जीडीपी से बहुत नीचे था डेट टू जीडीपी रेशियो। 1 ट्रिलियन डॉलर का डेट अमेरिका पे 1981 में पहुंचा है। बिस्टॉक वाले देख रहे होंगे तो जनरल नॉलेज अपना बढ़ा लें। 1981 में 1 ट्रिलियन डॉलर पहली बार डेट जो है वो बढ़ा है अमेरिका का।
आज डेट है $38 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन से $38 ट्रिलियन ने 38 टाइम्स जो है वो डॉलर डेट यानी अमेरिका के ऊपर में डेट बढ़ा है। 1980 में गोल्ड के प्राइसेस, चूंकि उन्होंने 1980 की बात की, 1980 में गोल्ड के प्राइसेस $850 प्रति आउंस थे। आज गोल्ड के प्राइसेस कहां हैं? $4000 प्रति आउंस के आसपास में हैं। इसका मतलब है सिर्फ 5 गुना गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं 1980 के टॉप प्राइस से। यदि अभी का हम प्राइस ले तो, मैं इन्फ्लेशन काउंट भी नहीं कर रहा हूं, इन्फ्लेशन हटा के बात कर रहा हूं, तो $850 से $4000 अभी पहुंचा है। परंतु जो डेट है यूएस डेट, वो $1 ट्रिलियन से $38 ट्रिलियन पहुंच गया है, 38 टाइम्स। तो अभी तक तो गोल्ड उस रेशियो में बढ़ा ही नहीं है जिस हिसाब से कर्जा जो है वो अमेरिका और विश्व के तमाम दूसरे राष्ट्रों पे बढ़ रहा है। चूंकि इतना ज्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर हो गया है, जापान के ऊपर हो गया है, ब्रिटेन के ऊपर हो गया है, फ्रांस के ऊपर हो गया है, इसीलिए यहाँ के सेंट्रल बैंक्स की औकात जो है वो 0.25%, 0.5%, 0.75%, 1% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की नहीं है। क्योंकि इससे ज्यादा यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे सेंट्रल बैंक्स तो इंटरेस्ट पेमेंट इतना ज्यादा इन सब कंट्रीज का बढ़ जाएगा कि ये डिफॉल्ट करने लगेंगे अपने बॉन्ड पे। और अगर इन्होंने अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट करना चालू कर दिया G7 ने, तो सोने के दाम पकड़ में नहीं आएंगे, आसमान छू लेंगे। 4000 कब 20,000 हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, $20,000 प्रति आउंस। तो कहने का अर्थ यह है कि गोल्ड के प्राइसेस मैंने आपको जैसे पेड वीडियो में बताया था, सबसे बेस्ट टाइम रहता है बुल स्टिफनिंग का, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे रहते हैं। तो ये अभी जो ऊपर बढ़ाने की आशंका दिख रही है वो बहुत कम है, 0.25, 0.5, 0.75 मैक्सिमम। एक साल में 6 महीने में इतना बढ़ेंगे, पर उसके बाद जब गिरेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस में आग लग जाएगी। दोस्तों, आप पेड वीडियो देख के सोचेंगे कि 5 जुलाई को पेड वीडियो बनाया और 25 जुलाई को जो है गोल्ड जो है 10%, 20% का रिटर्न दे दे, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स में पॉसिबिलिटी है, कमोडिटीज में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट स्टॉक का जो रिपोर्ट देख के लोग इतना पैनिक करके मेरे को भेज रहे हैं, दोस्तों बेस्ट स्टॉक ने आपको आधी इंफॉर्मेशन दी है। 1980 में जो इंटरेस्ट रेट और जो डेट लेवल अमेरिका का था, जो डेट इज टू जीडीपी रेशियो अमेरिका का था, वो क्या आज मतलब आज के मुकाबले वो कहां था, आज कहां है? पहली तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि डॉलर हो, चाहे रुपया हो, चाहे युआन हो, येन हो या यूरो हो, सबकी औकात गोल्ड के मुकाबले भयानक रूप से गिरी है, भयानक रूप से। तो जब आपको मालूम है कि हैसियत एक कमोडिटी के खिलाफ गिर रही है, तो उस कमोडिटी का ऊपर बढ़ना तय है। इसीलिए आप लोग परेशान ना होएं कि भाई गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ गए और नीचे जा सकते हैं, पर जब ये नीचे रहते हैं तब आप लोग लेने में घबराते हैं, और जब ऊपर जाते तो आप लोग बोलते बहुत ऊपर चले गए, अब कैसे ले लें। तो ये जो है, ये कश्मकश से अपने आप को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यदि कोई स्टॉक टूटता है तो बेस्ट टाइम रहता है वो खरीदने का, यदि उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। जैसे गोल्ड के फंडामेंटल स्ट्रांग है। क्यों मैं बोल रहा हूं फंडामेंटल गोल्ड की स्ट्रांग है? और एक आपको बता दूं, उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका का टेक्निकल एनालिसिस पे डेथ क्रॉस की बात की बिस्टॉक ने। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि यही बैंक ऑफ अमेरिका, यही जेपी मॉर्गन, यही गोल्डमैन, यही मॉर्गन स्टैनली, सबकी जो प्राइस टारगेट है 2026 एंड का, ये $5,000 के आसपास में। तो भली कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हो, यानी अगर अभी $4,000 पे है प्रति आउंस, तो $5,000 भी पकड़े तो 25% तो यहीं से, अगर इनकी प्राइस टारगेट को माने तो 20 से 25% तो यही बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग घबरा क्यों रहे हो? पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, यही बैंक ऑफ अमेरिका की और गोल्डमैन की रिपोर्ट है कि यदि 1% भी जो डॉलर ट्रेजरीज में पैसा लगा है विदेशी बैंकों का, विदेशी हेज फंड्स का, विदेशी इंश्योरेंस कंपनीज का, वो 1% भी पैसा यूएस ट्रेजरी से निकल के गोल्ड में गया, तो गोल्ड के दाम जो है वो 15 से 20% तुरंत भाग जाएंगे। मैं आपको समझाता हूं क्या है, तो थोड़ा आंकड़े के साथ में, हालांकि ये पेड वीडियो में है बट मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। दोस्तों, आज की डेट में जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है फॉरेनर्स की,
वो है $9.5 ट्रिलियन। ठीक है, $9.5 ट्रिलियन में से गोल्डमैन का कहना है कि 1% भी पैसा, $9.5 ट्रिलियन यानी कितना हुआ, $9,500 बिलियन। यानी गोल्डमैन का कहना है कि $95 बिलियन, $100 बिलियन पकड़ लीजिए कैलकुलेशन के लिए, $100 बिलियन की ट्रेजरी यदि बिकती है, चाइना बेचे कि जापान बेचे कि इंडिया बेचे वो बात अलग है, बट यदि $100 बिलियन की ये ट्रेजरी बेच के ये कंट्रीज गोल्ड में पैसा शिफ्ट कर देते हैं या हेज फंड्स गोल्ड में पैसा शिफ्ट कर देते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। क्यों ऊपर जाएंगे? क्योंकि दोस्तों गोल्ड जो है वो उसका एक फाइनाइट अमाउंट ही धरती के गर्भ में है। हर साल लगभग 3,300 टन से लेकर 3,400 टन ही सोना जो है उसको खोद के निकाला बाहर जाता है, और कंजम्पशन जो है वो 4,000 टन के ऊपर है। अकेले भारत ही 750 टन सोना जो है हर साल कंज्यूम करता है, इंपोर्ट करता है। 743 टन जो था वो लास्ट ईयर का इंपोर्ट फिगर था, लास्ट ईयर है लास्ट टू लास्ट ईयर का। तो आप ये समझिए कि 4,000 टन का कंजम्पशन है, 3,300 टन जो है वो निकल रहा है, बाकी जो ये 700 टन है ये रिसाइकलिंग करके जो है वो सोना लाया जाता है। जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये रिसाइकलिंग के भी प्राइसेस बढ़ते हैं, सीधी जाहिर सी बात है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिसाइकिल गोल्ड कम होने लग जाता है, बट डिमांड तो बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। आप लोग को ये एक और जानकारी दे दूं कि आज की डेट में जितने भी फॉरेन के बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ या आपका यूरोपियन यूनियन का ईसीबी यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक हुआ, इन बैंक्स के पास में सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो है डॉलर का रिजर्व। उसके बाद में जो नंबर 2 सबसे बड़ा रिजर्व आता है वो है गोल्ड का। यूरो नंबर 3 पे खिसक गया है, नंबर 2 पे गोल्ड आ गया है। ये जितने भी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं इनके पास में लगभग 28,000 टन गोल्ड है, 28,000 टन से 29,000 टन गोल्ड है। मैं अमेरिकन को अलग हटा के बात कर रहा हूं। इसकी जो प्राइस है वो लगभग आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए कि ये 6-6.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में आ रहा है एट कॉस्ट। ठीक है, 6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। तो ये डॉलर जो 9.5 ट्रिलियन डॉलर है फॉरेक्स रिजर्व में वर्ल्ड ओवर के सेंट्रल बैंक्स में, गोल्ड नंबर 2 पे आ गया और यूरोप काफी पीछे खिसक गया। तो जब वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि पेपर करेंसी यूरो डॉलर ये सब वीक हो रही है, तो हम काहे के लिए अपना पैसा जो है वो गोल्ड में फंसाए। दोस्तों एक और जनरल नॉलेज दे दूं, आप लोगों को बता दूं, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से इधर हटके, ये डॉलर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भाग जो है, पार्ट जो है, ये बनना रीसेंट गतिविधि है। रीसेंट गतिविधि यानी 1990 के बाद से ये चीज जो है ये फैशन बिल्ड हुआ कि जितने सेंट्रल बैंक्स हैं इन्होंने डॉलर को एक्यूमुलेट करना शुरू किया। ये क्यों हुआ? इसके 2 रीजन है। सबसे पहले लैटिन अमेरिका में, खासतौर पे मेक्सिको में 1994 में 1993 में क्राइसिस आया था, पीजो क्राइसिस, जो मैक्सिकन करेंसी है। डॉलर की कमी हो जाने के कारण इन्होंने क्या किया था, पीजो को डॉलर के साथ मार्क किया था, ठीक है, पैक करके रखा था। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी तो ये ऑटोमेटिकली अपना पीसो की भी वैल्यू बढ़ा रहे थे, बट मैक्सिको की इकोनॉमी में इनहेरेंट वीकनेस थी, तो करेंसी ऊपर जा रही थी। तो इससे हो ये रहा था कि बाहर का इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा था मैक्सिको के लोगों के लिए, तो वहां के उद्योग धंधे बंद होने लग गए, बेरोजगारी फैल गई, क्योंकि बाहर से ही फैक्ट्री से ज्यादा माल मैक्सिको में आने लग गया। तो पीसो क्राइसिस से निपटा गया मैक्सिको के डॉलर रिजर्व को बढ़ा के। जेपी मॉर्गन और जितने भी बैंक्स थे उस टाइम में बड़े बड़े, सब ने, सिटी बैंक, इन्होंने बहुत लेंडिंग किया मैक्सिको को और उसको बाहर निकाला। मैक्सिको के बाद जो दूसरा बड़ा क्राइसिस आया वो 1997 का साउथ ईस्ट एशियन आसियान देशों का क्राइसिस था। ये क्राइसिस में भी हुआ ये कि डॉलर की भयानक कमी हुई, और तब फिर ये सारे देशों ने सोचा कि भाई हमारी इकोनॉमी की जड़ क्या है, हमारी इकोनॉमी के मूल में क्या है, क्या प्रधानता है। तो इनको समझ में आया साउथ कोरिया, थाईलैंड, मेक्सिको, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, इन सारी इकोनॉमी को ये समझ में आया कि भाई हमारी तो पूरी इकोनॉमी अमेरिका के भरोसे है,
हम जो भी माल बनाते हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका से हम कमाते हैं। तो जब तक हमारे पास में डॉलर रिजर्व नहीं रहेगा, हमारी स्थिति ऐसी डामाडोल होती रहेगी। तो हम जो है, अगर हमको वापस से इस परिस्थिति में नहीं फंसना है तो हम अपना डॉलर रिजर्व बढ़ाएंगे। वहीं पे भारत में 1991 में आपको मालूम है सोने का, हमने सोना गिरवी रख के देश को बचाया था। मनमोहन सिंह कंप्लीटली वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की सोच रखने वाले इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने भी भारत के अंदर में डॉलर कैसे बढ़ाया जाए, डॉलर रिजर्व, इसके ऊपर में काम किया। और बाद के जितने भी वित्त मंत्री आए सभी ने उसी पे काम किया। तो ये 1990s के बाद से ये ट्रेंड बना कि जितने भी सेंट्रल बैंक है इन्होंने डॉलर रिजर्व एक्यूमुलेट करना शुरू किया। अब दोस्तों जब डॉलर रिजर्व एक्यूमुलेट करना शुरू किया, उस टाइम में अमेरिका के ऊपर में इतना ज्यादा डेट नहीं था। अमेरिका ने सोचा कि ये बढ़िया तरीका है, हमारे लिए तो डॉलर सिर्फ पेपर है भाई, क्या है पेपर है, ज्यादा से ज्यादा छापो और विश्व के जितने भी एसेट हैं, विश्व में जितने भर भी फैक्ट्रीज हैं उनको खरीदो, सस्ते में माल जो है इन कंट्रीज से लेके और इनको अपना कागज यानी डॉलर चिपकाओ। तो अमेरिका ये कर करके अमेरिका ने अपने अंदर महंगाई को बहुत कम कर लिया, ठीक है, और बहुत तेजी से अमेरिका का विकास हुआ। पर इस पूरे चक्कर में हुआ ये कि डॉलर की प्रिंटिंग कुछ ज्यादा ही होगी। उसमें इराक के ऊपर में जो इन्होंने हमला किया, अफगानिस्तान पे हमला किया, ये सब भी रीजन है, बहुत रीजन है। अपने आप में 1 घंटे का वो प्रोग्राम बन सकता है, इतना मेरे दिमाग में आज सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। पर इस वीडियो को छोटा रखना है, इसलिए मूल बात जो समझने वाली ये है कि डॉलर जो है वो ट्रेंड में आया रिजर्व करेंसी के रूप में 1990s के बाद से। पर अब विश्व के जितने भी देश हैं इनको अक्ल आ गई है, इनको समझ में आ गया कि अमेरिका डॉलर छाप छाप के हमारी मेहनत, हमारे लेबर को जो है, हमारे मटेरियल को जो है वो सस्ते में ले रहा है और हमको कागज चिपका रहा है। इस कागज की क्या वैल्यू है, क्योंकि अमेरिका का डेट जो है बढ़ता चला जा रहा है। कल को उसने बॉन्ड पे डिफॉल्ट कर दिया तो हम ये डॉलर रिजर्व लेके करेंगे क्या। तो सारे सेंट्रल बैंक्स ने धीरे धीरे गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन करना चालू किया और आज की डेट में गोल्ड के सबसे बड़े बायर जो है वो सेंट्रल बैंक्स ही हैं। अब सेंट्रल बैंक से बाय कर रहे हैं तो जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं जो पैसा संभालते हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों का, उनको भी ये समझ में आया कि भैया गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन करो। आज की डेट में एक और बात जो बेस स्टॉक ने नहीं बताई आपको बताता हूं, या सॉफ्टवेयर में फिट है। आज की डेट में जो टोटल एसेट है, ग्लोबल एसेट, इसमें मात्र 6% गोल्ड का हिस्सा है। बेस स्टॉक ने 1980 की बात की थी, 1980 में गोल्ड का परसेंटेज 22% था ग्लोबल एसेट का। कहां 6%, कहां 22% जो 1980 में पहुंचा था। तो यदि ग्लोबल एसेट 6 से 22 क्या 15 तक भी पहुंचता है तो गोल्ड के प्राइसेस में आग लग जाएगी, गोल्ड की इतनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों 1980 से जो 1980 में हुआ उससे अभी की स्थिति की तुलना करना सिर्फ डराने वाली बात है। 1980 में स्थिति अलग थी, आज विश्व की स्थिति एकदम अलग है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं और गोल्ड बाय कर रहा हूं और करूंगा। मैं दोस्तों बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी बातों को फेस वैल्यू पे लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरे अपने नॉलेज, मेरा जो एक्सपोजर है, जो मेरा इंफॉर्मेशन है, जो 22-23 साल का मेरा फाइनेंशियल जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं और उसके बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और भगवान की दया से अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहे हैं मेरे इन्वेस्टमेंट। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे ये सारी बातें करता हूं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। मेरे ख्याल से मैंने मेरे मेंबर्स को, जिन्होंने बड़े ही घबरा के आज कई लोगों ने मैसेजेस भेजे, उनको पर्याप्त जवाब दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से। यदि दोस्तों आप लोग भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो की फीस 2000 रुपए है, यदि आप पे कर सकते हैं तभी मुझे मैसेज डालें। अब आते हैं डीजल पे, जो दूसरा टॉपिक है। दोस्तों मैंने अभय दुबे जी को आज ही दोपहर में इंटरव्यू दिया था, शायद वो वीडियो लग भी गया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि विश्व में डीजल का संकट जो है वो गहरा रहा है। कारण ये है कि रशिया के ऊपर में बहुत बुरी तरीके से यूक्रेन ने पिछले 2-3 हफ्तों में आक्रमण किया है, जिसमें रशिया की कई सारी रिफाइनरीज जो है वो टेम्पररी बंद हो गई है, उनको बड़ा नुकसान हुआ है।
और रशिया ने अनाउंस किया कि हम डीजल का एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं। ठीक है, अब ना केवल डीजल बल्कि क्रूड पे भी उनके बहुत भारी रूप से व्यापक असर पड़ा है। जो स्टोरेज थी, इन्वेंट्री थी, वो काफी जो है बॉर्डर का अपने सैनिकों को भेजे कि ये दुनिया को एक्सपोर्ट करे, तो उन्होंने डीजल, पेट्रोल, इन सब के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। क्रूड की भी जो है हम इन्वेंट्री देख रहे हैं घट रहे हैं, ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण और हार्मोज की खाड़ी बंद होने के कारण। अब आप में से कई होशियार लोग बोलेंगे कि भारत तो डीजल के मामले में, पेट्रोल के मामले में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट आप तब करते हो जब आप क्रूड मंगा सको, पहली बात। दूसरी बात, क्रूड यदि आएगा ही नहीं या महंगा आएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी। तीसरी बात, आपके भारतवर्ष में मेनली जो डीजल एक्सपोर्ट होता है वो रिलायंस की रिफाइनरी जो है जामनगर में यूनिट 2 जो एक्सपोर्ट को कैटर करती है, वहां से होता है। ठीक है, अब जब अपने ही देश में दिखेगा कि पेट्रोल की कमी हो रही है या यूरिया की कमी हो रही है या एविएशन टरबाइन फ्यूल की कमी हो रही है, तो सरकार क्या कहेगी? सरकार बोलेगी इनको बनाओ ज्यादा, या यदि डीजल की कमी हो रही है तो बोलेगी डीजल को ज्यादा बनाओ। ठीक है, मतलब ये तो पूरे के पूरे रिफाइनिंग प्रोसेस में अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कैरोसिन निकलता है, एटीएफ निकलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिफाइनरीज जो हैं वो उस टाइम में देश की डिमांड क्या है उसके हिसाब से अपना आउटपुट जो है वो कम ज्यादा करते हैं। तो डीजल तभी तक भारत बनाने में सेल्फ सफिशिएंट है जब तक क्रूड जो है वो भारत को मिल रहा है। पर क्रूड मिलना बंद हुआ तो भारत कहां से सेल्फ सफिशिएंट होगा? और भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल की जो कमी हो रही थी उसकी चूंकि क्रूड नहीं आ पा रहा था तो उसकी भरपाई हम रशिया से क्रूड मंगा के कर रहे थे। क्रूड नहीं आ पा रहा था, नहीं, गल्फ से क्रूड नहीं आ पा रहा था, तो हम रशिया से क्रूड मंगा के कर ले रहे थे, या फिर हम डायरेक्टली पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की भी स्थिति में थे। अब वो रास्ता बंद हो गया। अब रशिया वाला जो रास्ता है वो बंद हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा डीजल का प्रोड्यूसर अमेरिका है, पर दोस्तों अमेरिका में समर सीजन चल रहा है, वेकेशन का टाइम है, आप या तो एविएशन टरबाइन फ्यूल ज्यादा बना सकते हो या डीजल बना सकते हो। तो अमेरिकी सरकार ने जो है वो फैसला लिया कि अमेरिका में वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं, तो एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा बन रहा है ताकि विमानों को जो है वो फ्यूल मिले। इस कारण से जो अमेरिका 5 मिलियन बैरल पर डे डीजल बनाता था वो घट के 4.5 मिलियन बैरल, 4.4 मिलियन बैरल हो गया, यानी 6 लाख बैरल प्रतिदिन कम बना रहा डीजल। तो रशिया का दरवाजा बंद, आपका यहां का दरवाजा बंद, कहां का? अमेरिका का दरवाजा बंद, क्योंकि वो कम बना रहा है, वो एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल ज्यादा बना रहा है। अब सवाल ये है कि जब ये कम बना रहे तो वर्ल्ड में डीजल का दाम ऊपर जाएगा। वर्ल्ड में डीजल का दाम ऊपर जाएगा तो इंडिया में जो कंट्रोल प्राइस है, रिलायंस वो कंट्रोल प्राइस पे इंडिया में डीजल देगा कि बाहर एक्सपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा माल कमाएगा। तो ये जो होशियार व्यूअर्स हैं जो कमेंट लिखते हैं उनको थोड़ा ये डायनेमिक समझने की जरूरत है कि भाई यदि वर्ल्ड ओवर डीजल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो सरकार इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल को तो कंट्रोल करके बोल सकती है कि आप अपना पूरा डीजल भारत में बेचो, पर रिलायंस बोलेगा हमको ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, हम ज्यादा डॉलर रिजर्व लेके आ रहे हैं इंडिया में, तो आप हमको एक्सपोर्ट करने दो, क्योंकि वहां रेट हाई चले गए। तो सरकार भी बोलेगी हाँ डॉलर की कमी है, करो एक्सपोर्ट। तो ऐसे जो है वो आप भले सेल्फ सफिशिएंट हो पर आपकी कमी इस तरीके से डेवलप होती है। तो ये मैकेनिज्म है दोस्तों, ये समझना जरूरी है। कुछ भी कमेंट करने के पहले आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिख के समझ के फिर ही कमेंट किया कीजिए। तो दोस्तों ये जो डीजल का संकट भारत में उत्पन्न हो रहा है, अभी खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, आपको मालूम है ट्रैक्टर्स में डीजल ही चलता है, डीजल ही लगता है। तो मुझे डर और भय ये है कि कहीं ये गहराता डीजल का संकट जो है ये खाद्यान्न संकट में ना बदल जाए। यदि खाद्यान्न संकट में बदलेगा तो दोस्तों महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऊपर करेगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट ऊपर करेगा, तो स्टॉक मार्केट धड़ाम होना तय है। तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग
निवेश करें, पढ़ लिख के निवेश करें, सावधान रह के निवेश करें, मेरी बातों को फेस वैल्यू पे ना लें, अपना अध्ययन करें, रिसर्च करें और उसके बाद ही आप निवेश करें। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।